कंपनी का आईपीओ में हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत एक डीप एनालिसिस है। तो लेकिन हम इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक प्राइस स्ट्रक्चर के साथ, कि हमने देखा है कि एक स्टॉक जब उसका आईपीओ आता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, आने के बाद जब वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देने जाएगा ना, तो एक उसका कुछ करेक्टर प्राइस एक्शन में दिखता है। तो वो सब प्राइस एक्शन को हम केस स्टडी के साथ बहुत 3-4 गो स्टॉक उठा के उसको स्टडी करेंगे। ऊपर से उसके साथ हम लोग क्या फंडामेंटल देखेंगे और क्यों आईपीओ में उसी टाइम पर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये सब बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो, जनरली क्या होता है, जब एक कंपनी का आईपीओ आता है तो उससे पहले जो कंपनी रनिंग होता है, तो कंपनी बहुत सारा फंडिंग हिसाब से रनिंग होता है, या तो फिर वेंचर कैपिटल रहता है, वीसी जिसको बोलते हैं। ओके, वेंचर कैपिटल या फिर एंजल, आपका एंजल इन्वेस्टर उसमें डिप्लॉय रहता है। ओके, वीसी उसमें रहता है। उसके बाद एआई रहता है, मतलब एंजल इन्वेस्टर। उसके बाद क्या होता है, प्रोमोटर रहता है। प्रोमोटर रहता है। लेकिन ये तीनों का फंडिंग से उस कंपनी आईपीओ का आने से पहले चलते रहता है। ओके, तो जनरली देखा गया है कि जब बहुत सारा आईपीओ आता है, उसमें से मैक्सिमम आईपीओ क्या करता है, ये जो वीसी, एआई और प्रोमोटर, ये लोग क्या करता है, प्रोमोटर उतना जल्दी निकालते नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर, ये लोग क्या करता है, एक स्टॉक का एक कंपनी में बहुत सारा दिन बहुत इन्वेस्ट करके पैसा, उसको किसी भी तरह एक रेवेन्यू जनरेट करके लेके आया, उस कंपनी का अच्छा सेटअप बना के एक मैक्सिमम वैल्यूएशन पे उसको जाके आईपीओ लेके आ जाता है। ओके, आईपीओ लेके आ जाता है। और मैक्सिमम वैल्यूएशन में जब एक कंपनी का आईपीओ आ जाएगा, तो कंपनी का अंदर तो आप डिस्काउंट तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। और उस टाइम पे कंपनी को एक आईपीओ का टाइम पे एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए आपके पास उतना डाटा भी नहीं रहता है कि इसको कैसे देखे, क्या करे। तो इसी का फ़ायदा उठा के कुछ कंपनी क्या करता है, वैल्यूएशन पूरा निकाल लेता है। अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो पेटीएम का देखो, पेटीएम का जब ये आईपीओ लेके आया था, मैंने इसको वैल्यूएशन चेक जब थोड़ा सा चेक किया तो देखा कि ये बहुत महंगा है। कंपनी कुछ भी नहीं छोड़ रहा है इन्वेस्टर के लिए। जो लोग इन्वेस्ट करेगा पैसा, वो कंपनी को क्या देख के इन्वेस्ट करेगा कि उस हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उस टाइम पे कंपनी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो प्राइस ठीक ठाक जगह पे है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वैल्यूएशन निकाल लेता है वो लोग, वैल्यूएशन बिल्कुल छोड़ता नहीं है। इसीलिए बहुत सारा आईपीओ आने के बाद ठक करके गिर जाता है। ओके, तो ये समझता नहीं है। बहुत सारा रिटेल ट्रेडर क्या करता है, आईपीओ जैसे ही लिस्टिंग हो जाता है तुरंत ही बुक कर देता है, बुक करके उसके बाद फंसते जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक प्राइस स्ट्रक्चर को डिस्कशन करेंगे, जो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। ओके, चलिए देखो, ये है हमारा CDSL का चार्ट, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। ओके, CDSL देखो 2017 में इसका आईपीओ आया। आईपीओ आने के बाद स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाया। ये हो गया इसका न्यू हाई, इसका न्यू हाई। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक तो समझ में आएगा। प्राइस ने यहाँ पे ओपन लिस्टिंग हुआ होके एक न्यू हाई बना के, उसके बाद देखो प्राइस ने नीचे गिरते गया। ओके, ये पीरियड में क्या होता है, देखो इनिशियली जब पब्लिक ऑफरिंग होता है तो उसमें अच्छा वैल्यूएशन है कि नहीं, वो
रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूशन जो फॉर बड़ा बड़ा जो पार्टी है FI या DI, वो लोग रिसर्च के लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है। और अगर कंपनी अच्छा वैल्यूएशन पे या फिर राइट वैल्यूएशन पे लिस्टेड नहीं हुआ तो उसको वो एक न्यू हाई बना के उसको नीचे आना ही है। ये मतलब क्या है, ये तुम पकड़ के ही रख लो। अगर अच्छा वैल्यूएशन पे कोई किसी कंपनी अगर लिस्टेड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक न्यू हाई बना के वो फिर नीचे आने लगेगा। तो यही हुआ। तो हम लोग को देखना है कि यही जोन कि IPO आने के बाद स्टॉक को एक न्यू हाई बनाने दो। न्यू हाई बनाने के बाद स्टॉक को एक करेक्ट करने दो। करेक्ट करने के बाद जब ये जो न्यू हाई है इसको जब ब्रेक करेगा तब हमारा एंट्री होगा। ये हो गया एक कैटेगरी। और याद रखिएगा ये जो थ्योरी है ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहाँ पे यूज करिएगा, जो कंपनी का रेवेन्यू लिस्टिंग होने के बाद भी अच्छा खासा रेवेन्यू है लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका एक्सपेंसेस के वजह से या फिर कोई दूसरा कुछ वजह से एक्सपेंस, कंपनी लिस्टिंग होने के बाद पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो हाथ में, तो वो चाहेगा ना कंपनी को एक्सपेंस करने के लिए। तो एक्सपेंस जब करेगा कंपनी, तो एक्सपांड जब करेगा तो कंपनी का क्या होगा, लाइबिलिटी चढ़ेगा। तो हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या है कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू रहेगा तो कंपनी का अपना कब एक दिन ना एक दिन प्रॉफिट कर ही लेगा। अगर सेल्स ही नहीं रहेगा तो कंपनी क्या करेगा, है ना। तो वो देखना ज़रूरी है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए। जब से IPO लिस्टिंग हुआ थोड़ा बीच बीच में डाउन आएगा, लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा कि ये जो टोटल रेवेन्यू है इसका एक अप ट्रेंड में होगा। ओके, तो उसी स्टॉक में आप अप्लाई करिएगा। नहीं देखो CDSL का जाके अगर आप चेक करिएगा स्कैनर में जाके, देखो इसका सेल्स प्रॉफिट सेल्स देखो इसका बढ़ते रहता है। जब से ये IPO आया है इसका सेल्स देखो इसका बढ़ते गया। ओके, प्रॉफिट उतना खास कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन देखो प्रॉफिट का ग्रोथ भी जब होने लगा तब देखो स्टॉक ने एक बाउंस बैक कर लिया अच्छा खासा। ओके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सेल्स कंपनी लॉस थोड़ा सा कर रहा है तो छोड़ दो, किंतु लेकिन कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए अच्छे सा। उसके बाद कंपनी जब प्रॉफिट का मुंह देख लेगा तब आप इसमें एंट्री कर लीजिएगा। तो जैसे ही ये इसका न्यू हाई तोड़ा तो आप अगर एंट्री करते देखो कितना अच्छा खासा एक रैली आपको मिल रहा है। SL कहाँ रखेंगे, SL प्रीवियस स्विंग लो को रख दीजिए। ये इधर कोई प्रीवियस स्विंग लो नहीं है तो आप एक दो कैंडल का लो पे रख देते। और जनरली क्या है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, आप SL नहीं रख सकते। अगर मोमेंटम का इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कर रहे हो तो आप SL रख सकते हो। ओके, SL भी रख सकते हो। हम कभी SL रखता है नहीं रखता है, हम अगर खुद का बोले तो ये हो गया। और एक पॉइंट है कि प्राइस जब नीचे आ रहा है ना, आने के बाद जब स्टेज 1 प्राइस का जो एक्यूमुलेशन स्टेज 1 होता है, जैसे कि मान लो ये जो जोन है, देखो प्राइस इधर पे आके एक्यूमुलेशन करने लगा। ओके, एक्यूमुलेशन करने के टाइम पे इसका जो बिहेवियर है वो कैसे होगा, प्राइस नीचे आ रहेगा। नीचे आने के बाद देखो प्राइस का ये जो ऐसा करके एक फेज क्रिएट करेगा। मैक्सिमम 3 बार ये एक रेजिस्टेंस जोन करेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। उसके बाद प्राइस का स्टेज 2 शुरू होता है। ये स्टेज 1 होता है। कहीं भी स्टॉक अगर गिरता है, गिरने के बाद अगर बॉटम बनाएगा तो स्टेज 1 ऐसे ही बिहेवियर करेगा। उसके बाद स्टेज 2 आता है और स्टेज 2 में ही हम लोग को पैसा बनाता है। उसके बाद स्टेज 3 आके फिर स्टेज 4 में आ जाता है। ओके, तो ये स्टेज 1 पे भी आप पकड़ सकते हो स्टॉक को। ये देखो एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया। चलो छोड़ दो, अगर आप मोमेंटम के लिए इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे SL आप एक बार आपका हिट हो जाता, फिर दोबारा यहाँ पे देखो देके चला गया। ओके, ये एक केस स्टडी हो गया। और एक केस स्टडी हम देखेंगे, मेदांता।
देखो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब आईपीओ आने के बाद स्टॉक को करेक्ट होने दो, क्योंकि स्टॉक में अगर वैल्यूएशन है कि नहीं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वैल्यूएशन नहीं होगा फिर क्या होगा, उलट पुटंग स्टॉक में आप फिर पेटीएम जैसा हालत हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं होना है। ये देखो मेदांता ने 2000 वीकली चार्ट है ना, 2022 में इसका आईपीओ आया। इसका 2020 में आईपीओ आया था क्या, चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका चार्ट मेदांता आईपीओ डेट आईपीओ डेट इसका आईपीओ डेट नहीं दे रहा है। लिस्टिंग डेट देखो नवंबर 24 2022, नवंबर 16 2022। ठीक है, चार्ट ठीक ही दिया है। तो 2022 में देखो 2022 में जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक ने क्या किया, बहुत सारा केस स्टडी हम लोग देखेंगे इसीलिए वीडियो लंबा होगा। देखो स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाया इधर, न्यू हाई बनाने के बाद स्टॉक ने करेक्ट कर दिया। करेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि देखो पहले बात तो आईपीओ आने के टाइम पे ही कोई किसी एफआईडीआई ने अप्लाई नहीं करता है उतना जल्दी। वो लोग सही वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हुआ कि नहीं उसके लिए वो लोग लिस्टिंग होने के बाद रिसर्च करता है। अगर सही वैल्यूएशन पे नहीं करेगा तो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट करेगा, अगर वैल्यूएशन उसका गलत होगा तो स्टॉक बहुत करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो स्टॉक ने उतना करेक्ट नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ये तो हो सकता है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मार्केट में छोड़ दिया था यहाँ का जो मैनेजमेंट है, तो इसी वजह से हो सकता है। तो लेकिन देखो स्टॉक ने जैसे ही इसका हाई तोड़ा, यहाँ पे अगर आपका एसएल भी रखते, देखो कितना गुना रिटर्न आपको मिल जाता। ये आपका लेवल से 489 से स्टॉक ने देखो कितना हाई मारा है, 1500, आज 1500 तक चला है। अभी भी इसमें रैली आएगा, इसको होल्डिंग करके रख सकते हो। अब देखो इसका जब रेवेन्यू देखो लिस्टिंग के बाद, इसका हम अगर रेवेन्यू चेक करेंगे, ग्लोबल हेल्थ है बोल के, देखो इसका रेवेन्यू देखो, इसका रेवेन्यू देखो 2022 के बाद भी इसका देखो सेल्स देखो हर साल बढ़ते गया है, सेल्स देखो बढ़ते गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते गया है। ओके, तो जैसे ही ये हाई तोड़ा ये एक मोमेंटम स्टॉक बन गया। और कुछ केस स्टडी देख लेते हैं। अच्छा, हाल ही में एक आया है जोमेटो को देख लेते हैं। जोमेटो देखो, जोमेटो का देखो, जोमेटो देखो न्यू हाई बनाने के बाद यहाँ पे एक बार ये न्यू हाई बनाने के बाद स्टॉक ने थोड़ा करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद फिर न्यू हाई बनाया। यहाँ पे देखो एक बार एसएल आपका हिट हो गया है ना, ये जब आईपीओ निकालने के बाद यहाँ ये जो पीरियड है इस जोन पे हो गया था, लेकिन उसके बाद देखो स्टॉक ने गिरते गया। चलो आप अगर एसएल रखते तो जोमेटो में एसएल रखते, आप बोलेंगे कि हम इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम एसएल नहीं रखेंगे, तो एसएल नहीं रखेंगे तो छोड़ दो। लेकिन अगर इसका रेवेन्यू ठीक ठाक रहेगा तो कुछ रोस्ट पार्ट निकल जाएगा। ऐसे मान लो कि आप अगर
तीन में अगर पैसा डालेंगे, उसमें से दो भी अच्छा चल जाए गया, जिसका आपका 5x 10x 20x रिटर्न दे रहा है, उसका उसके हिसाब से अब अगर सेम पैसा सब में डालते तो एक अगर रोस्ट ख़राब निकल भी जाता है तो चलो कुछ नहीं, ख़राब निकल जाएगा, एक दो ख़राब निकल जाएगा। आप 3-4 में करेंगे तो एक दो तो ख़राब निकल जाएंगे, है ना, सब सही में चलेंगे नहीं। लेकिन ये देखो स्टेज 1 पे आके देखो, फिर एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है। स्टेज जब 1 पे आया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ओके, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम। जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एक्यूमुलेशन किया स्टेज 1 पे, अब इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, यहाँ पे एसएल लेके देखो कितना बड़ा आपका एक रैली मिल जाता। ओके, अगर एसएल भी नहीं लेंगे तो आपको मिल जाता। अब देखो ये स्टॉक एक न्यू हाई पे आके खड़ा हुआ है, और स्टॉक का देखो रेवेन्यू जैसे ही जितना, मतलब जब से आईपीओ लिस्टिंग हो तब से इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रहता, कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं था। अब ये ऑल टाइम हाई पे आया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हो सकता है कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा आप रैली देख सकते हैं। ओके, और आईपीओ जब भी आता है ना, बुल मार्केट में आईपीओ आता है, किसी कंपनी अगर आईपीओ लेके आएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ, मैक्सिमम 95% आईपीओ बुल मार्केट में आता है। इसलिए उसका वैल्यूएशन पता नहीं चलता है, क्योंकि बुल मार्केट में आईपीओ लेके आ जाता है, फटाक करके भाग जाता है, लेकिन उसका वैल्यूएशन सही नहीं होगा ना, वो एक टाइम पे फिर गिरेगा। ओके, तो ये एक रीज़न है, आईपीओ आने के टाइम पे आप तुरंत ही जंप मत करिए, पहले उसको ऐसे 2 सिचुएशन बनाने दीजिए, 2 सिचुएशन में किसी भी एक सिचुएशन में आप घुसिएगा। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे, जोमेटो का ना, जोमेटो लिमिटेड। देखो जोमेटो का क्वार्टरली रिजल्ट, इसका अगर हम देखो 2000 ये आईपीओ आया है कि 2021 में, देखो 2021 में देखो इसका रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, रेवेन्यू, इसका सेल्स देखो कितना तगड़ा सेल्स था, सेल्स का ग्रोथ देखो, लेकिन इसका प्रॉफिट देखो नहीं हो रहा था, लॉस। उसके बाद थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा देखो ये जोन पे जब लॉस थोड़ा सा रिकवरी किया, मतलब लॉस डिक्रीजिंग हो रहा था, तब देखो ये इसमें थोड़ा सा रैली आ गया था। ओके, तो सेल्स होना चाहिए, कंपनी सेल्स करेगा तो आज ना कल प्रॉफिट कर ही लेगा। तो बहुत सारा केस स्टडी हम लोग देख लिए, और एक केस स्टडी देखेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा देखिएगा रिसेंट जो 3-4 साल में जो आईपीओ आया है उसको जाके चेक करिएगा। ग्लोबल हेल्थ की ग्लोबल एजुकेशन, इसको देखते हैं। ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन का देखो, इसका देखो जब से आईपीओ आया है तब से इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, मतलब सेल्स है, कंपनी का सेल्स चल रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में, ये कंपनी प्रॉफिट में भी था, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा अच्छा वैल्यूएशन के लिए इसको ग्लोबल एजुकेशन, देखो जब से ये आईपीओ आया है इसका सेल्स देखो, सेल्स है। ओके, इसका सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते गया। ओके, बीच में एक कम हो गया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप कंपनी को एक साल या एक क्वार्टर का रिजल्ट से आपको देखना नहीं है, ओवरऑल एक पिक्चर देखना है, क्योंकि हर कंपनी हर बात तो सही चलता नहीं है ना, प्रॉफिट लॉस से ही तो गुजरते हैं। तो ग्लोबल हेल्थ देखो, इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखो, तो जैसे ही इसका हाई टूटा, देखो स्टॉक ने कितना दिया, 25 रुपया से लेके 25-30 रुपया से लेके स्टॉक ने 300-400 रुपया तक गया है। और फिर देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन टाइप भी किया था, अब एक्यूमुलेशन छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे नज़दीक ऑल टाइम हाई नज़दीक है, तो अब ऑल टाइम हाई पे भी अगर लेंगे तो यहाँ पे देखो आपका कितना गुना रिटर्न आपको मिल जाता। अब देखो ये हो गया, आपको दिखा दिया मैंने, पास्ट में जो हुआ इसको दिखा दिया, लेकिन इसको प्रिडिक्ट करके पैसा डाल के ट्रेड करना
मतलब इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, सॉरी ट्रेड नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो एक आईपीओ आज आया किसी स्टॉक का, उसके बाद उसको रिट्रेसमेंट करेगा तो उसमें तो 1-1.5 साल लग जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, 1-1.5 साल लग गया, 1-1.5 साल बाद उसको जब रैली देगा तब घुसेंगे, तो 1-1.5 साल पेशेंस के लिए इंतज़ार कर। देखो मार्केट में बहुत सारा आईपीओ आ रहा है, आप अगर हर दिन न्यू स्टॉक, न्यू जो ऑल टाइम हाई बना रहा है स्टॉक, उसको अगर ट्रैक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पिछला 2-3 साल में कौन सा स्टॉक आईपीओ लेके आया है नया, फिर नया न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है कौन सा स्टॉक। न्यू मतलब एक बार बनाया था, फर्स्ट टाइम बनाया था, फिर सेकेंड टाइम न्यू बना रहा है ऑल टाइम हाई, वो स्टॉक को आप रेडर पे जाके आप एनालिसिस करेंगे। ओके, दोबारा हम बोल दे रहे हैं, फर्स्ट एक बार न्यू हाई बना दिया था, उसके बाद सेकेंड टाइम जब न्यू हाई बनाने के लिए जा रहा है, उसी टाइम पे आप कंपनी को इस तरह रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट, ये सब देख के आप एनालिसिस करेंगे। ओके, आई होप ये बहुत फ़ायदा देगा आपको, और पेशेंसली इसको होल्ड भी करना पड़ेगा आपको। आप बीएससी बोल के कंपनी है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको जाके आप ट्रैक रेडर पे रखिएगा आप, और ज़्यादा केस स्टडी हम नहीं कर रहा है। ओके, बाय।